Hello guys, welcome once again on our platform ऑनलाइन दीक्षा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लासेस की तरह इस क्लासेस को भी हम लोग काफ़ी अच्छे तरह से एंजॉय करते हुए आगे मूव करेंगे और साथ ही साथ इस चीज़ों का भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, उस चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू सॉल्व करते हुए चलें। आप लोग जानते हैं लास्ट क्लासेस में जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी फर्स्ट और सेकेंड क्लासेस की, उन सबों में ऑलमोस्ट सभी के पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक दो लोगों को छोड़ के। जो आज तक बहुत सारे लोग जो थे अपनी क्वेरीज को भेज रहे थे, उनका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम लोग एक नए स्टाइल के साथ इस न्यू जनरेशन बायोलॉजी स्टडी की तरफ मूव कर रहे हैं। मूव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप सब विजुअलाइज नहीं कर पाते हो, सोचने की चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है सेल्स को देख नहीं पाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, हर एक लोगों को जब हम अगर बात करते हैं सेल्स की, कि सेल के अंदर भी बहुत सारा छोटा डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जैसा कि ऑलरेडी हम लास्ट क्लासेस में भी बता चुके हैं। बट इस क्लासेस में भी हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से और जानेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है। साथ ही साथ सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग ऑर्गेन ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, ठीक है। ये डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है और ये सारे लोग अपने फंक्शंस को करते हैं जिससे क्या होता है, सेल्स लाइव रह पाता है, जिंदा रह पाता है। बहुत सारा फैक्टर्स है जिसको कि हम सेल बायोलॉजी के अंदर सेल के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग काफ़ी आप सबों के विजुअलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए हम 3D लेके आए हुए हैं, इन सेंस कि हर एक चीज़ों को 3D वे में, कि एक सेल के अंदर भी जो जो स्ट्रक्चर्स है, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग दिखा पाएँ जिससे कि आपको समझने में आसानी होती है। हाँ, अब बात करते हैं कि सर ये पहले वाला सिस्टम जो था एजुकेशन का, उससे अलग हट के ये 3D क्यों? इसलिए क्योंकि ये देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमारे पास बहुत ही अच्छा बहुत बड़ा स्क्रीन है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरह से विजुअलाइज करा सकते हैं कोई भी एक चीज़ों को। इसको यूज़ किए हुए हैं और आप लोगों से इन चीज़ों को इंटरेक्ट कराएंगे ताकि कोई भी एक चीज़ आपको भास्ट नहीं लगे, कोई भी कठिन नहीं लगे, और हर एक चीज़ों को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हुए चलें। क्योंकि जब इसके पहले हम बहुत सारे क्लासेस में जब हम पढ़ाया करते थे, हम जब बात करते थे सेल की कि कितने लोग सेल देखे हैं क्लासेस के अंदर, तो उसमें क्या होता था, ऑलमोस्ट 20 to 30% छोड़ के बच्चा, ऑलमोस्ट 60-70% बच्चा सेल देखे ही नहीं थे। अंडर द माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल को देखा ही नहीं था। अगर हम उससे अब बात करें सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स की, तो बड़ा अजीब सा होता था। वो बच्चा जो था उस चीज़ों को विजुअलाइज कर ही नहीं पाता था, क्योंकि एक तरफ तो हम ये कहते थे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ये कि यही यूनिट है। अब जब ये यूनिट है तो इससे बहुत सारे सेल्स को जोड़ के एक ऑर्गेनेल्स बनेगा। बट हम क्या कहते हैं कि नहीं, अब सेल के अंदर भी हम लोग क्या है, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर को खोजेंगे। इन सारी चीज़ों को जब हम करते हैं और उसके अंदर बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, और ये जो हमारा 3D विजुअलाइजेशन है जिसमें हर एक चीज़ों को आप क्लियरली देख पाओगे कि कैसे सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर है, कैसे मूव करता है, कैसे वो वर्क करता है, हर एक चीज़ों को माइन्यूटली हम लोग आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ उन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्या होता है इससे, क्यों होता है इससे, और इसके नहीं रहने पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इस तरह से हम बात कर चुके हैं पहले भी सेल के बारे में, लेकिन आज भी इस क्लासेस में भी हम सेल के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आप सबों से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी खूब
जी जान से खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। जैसा कि बहुत सारे लोगों का जो अभी इंटरेक्शंस हो रहा है मेरे साथ, बहुत ही अच्छा इंटरेक्शंस है। बच्चे काफ़ी इंथुजियास्टिक हैं, काफ़ी इच्छुक हैं, उत्साहित हैं, खूब मज़ा में पढ़ रहे हैं। हर एक लोग, मतलब ये कि 100 में 100 बच्चा जो है हमारा काफ़ी सेटिस्फाई है, बहुत खुश है सारे एक चीज़ों से, कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सो इस सारे चीज़ों को देख के हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं सेल के अंदर जिसको हम पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ आप सबको भी हम ये समझाना चाहते हैं कि देखिए, पहले पढ़ना अब पढ़ना अलग चीज़ होता है। सो अगर हम नया चीज़ कोई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है, हम भी उत्साहित होते हैं, क्योंकि अरे हम अपने बच्चों के लिए क्या है, एक नई चीज़ करने जा रहे हैं, जिससे क्या होगा, उनको ईज ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझने का जो तरीका है, वो क्या हो जाएगा, उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। वो विजुअलाइज कर पाएंगे कोई चीज़ों को, अगर वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं तो। सो ये हमारे लिए भी काफ़ी इंथुजियास्टिक मोमेंट है, और आप सबके लिए तो होगा ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है बिहार में खासकर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। सो हम लोग इस इनिशिएटिव्स के साथ आए हैं कि दूर दराज में जितने भी बच्चे हैं, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं जो कि फ्यूचर डॉक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कमियों के चलते वो नहीं बन पाते हैं। सो ये अवसर है उन सभी बच्चों के लिए जिससे कि वो लोग ग्रैब कर सकते हैं इस सिचुएशन को, इस मोमेंट को, और साथ ही साथ अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो अपने आप को डॉक्टर बनने का जो सपना था उनका, वो पूरा करके दिखा सकते हैं। सो इस तरह से अगर हम बात करें तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है, आप सबों को भी बहुत अच्छा लगने वाला है। सो आइए हम लोग समझते हैं इन चीज़ों को कि क्या है हमारा आज का टॉपिक। सो आज हम बता चुके हैं कि आज हमारा जो लेक्चर है, उस लेक्चर के अंदर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को पढ़ने वाले हैं, सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ने वाले हैं, सेल इनवेलप को पढ़ने वाले हैं। सो अब इसमें बात करेंगे हम कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, जैसे कि ऑलरेडी हम जान चुके हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, हम बताएंगे इस चीज़ों को, और उस सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर जो पहला हमारा जो आज का टॉपिक होगा सेल ऑर्गेनेल्स होगा, सेल इनवेलप होगा। सो इस चीज़ों को जानते हैं। इससे पहले आइए हम रिकैप करते हैं लास्ट क्लासेस के जो पढ़ाए हुए चीज़ हैं उनको हम लोग रिकैप करते हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि टाइप ऑफ सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में। लास्ट क्लासेस में टाइप ऑफ सेल जो था 2 टाइप से था, बता चुके हैं। जो पहला था हमारा प्रोकैरियोटिक था, दूसरा यूकैरियोटिक्स था, बता चुके हैं। प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं जो जिनका न्यूक्लियस जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। मतलब ये कि हम कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं, बता चुके हैं कि अगर कोई ये एक सेल है, ठीक है, तो इस सेल के अंदर ये अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा, कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होगा जो इसको की ढक पाए, ठीक है। ये फ्री ऐसे ही मूव करता है, नेकेड होता है, ठीक है, ये चीज बता चुके हैं। अब साथ ही साथ अगर बात करें हम यूकैरियोटिक्स की, तो कुछ इस तरह से हम समझा सकते हैं इन चीजों को। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस बिना मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के होता है। सो ये जो होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स होगा। अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स की। अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो देखते हैं इसका जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है चारों तरफ से क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। सो इनको डिस्टिंक्ट बनाता है ये जो डिफरेंस है, इस न्यूक्लियस के साथ कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है, इसके साथ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यही दोनों के बीच का डिफरेंसेस है। सो इस तरह से हम लोग लास्ट क्लासेस में समझे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, साथ ही साथ इनके बहुत सारे डिफरेंसेस को समझे थे, जो बेसिक डिफरेंसेस था। लाइक हम लोग 9 to 10 बेसिक डिफरेंसेस को समझे थे, और वही डिफरेंसेस जो है ऑलमोस्ट क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्गेनिज्म से अलग करता है। मतलब ये कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से अलग करता है। सो इस
तरह से काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग इसके डिफरेंसेस को भी समझे थे, काफ़ी विजुअलाइज्ड वे में, काफ़ी पिक्चोरियल वे में हम लोग समझे थे सारे चीज़ों को। अब हम बात करते हैं स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया की। सो हम लोग देख चुके थे स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, जो कि क्रिश्चियन ग्राम साहब ने किया था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया था कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ एक जो बैक्टीरियाज हैं वो ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, और कुछ एक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे लिए डिजीज कॉजिंग होते हैं, वो हमारे ह्यूमन फ्रेंड नहीं होते हैं। ठीक है, सो वो क्या करते हैं, वो डिजीज कॉज कर सकते हैं, वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। सो इन चीज़ों को कैसे पता लगाया गया, स्टेनिंग प्रोसेस के थ्रू। स्टेनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि कल्चर मीडियम में कुछ एक बैक्टीरिया को ले लेते हैं, उस बैक्टीरिया को लेने के बाद अब क्या करते हैं कि हम लोग डाई से, कौन सा डाई से, क्रिस्टल वायलेट डाई से हम लोग उसको रंगते हैं। रंगने के बाद क्या होता है, उसको हम लोग पानी में धोते हैं, धोने के बाद फिर से क्या कर सकते थे, उसको पोटेशियम आयोडाइड से, या फिर ऐसा भी करते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड को पानी में डालने से पहले ही कर लेते हैं। अब कहोगे कि सर ये क्रिस्टल वायलेट क्यों होता है। सो क्रिस्टल वायलेट एक स्पेसिफिक टाइप का डाई है, कलर है, जिससे क्या हो जाएगा, सारा बैक्टीरिया का जो कलर हो जाएगा पर्पल कलर का, जिससे कि हम लोग अगर इस कल्चर मीडियम में बैक्टीरियाज है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब बात करते हैं कि कुछ एक जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि क्या होता है, उनका जो सेल वॉल होता है काफी पतला होता है, जिससे क्या होता है वो कुछ एक कलर को क्या करते हैं, अपने आप कंटेन कर पाते हैं, कुछ एक को नहीं कर पाते हैं। सो उन चीजों को विजुअलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं। ठीक है, आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं, जिससे क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, कंट्रास्ट बढ़ जाता है। कंट्रास्ट समझ रहे हो आप लोग, सो कंट्रास्ट बढ़ जाता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, उस एक बैक्टीरिया जो कल्चर मीडियम में जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको निकाल के क्या करते हैं, पानी में धोते हैं। पानी में धोने के बाद कुछ एक देखते हैं कि कुछ एक का कलर धुल गया है, कुछ एक का कलर नहीं धुला है। सो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि उन सारे बैक्टीरियाज को अब हम क्या करेंगे कि फिर से अब उनको कोई एक अल्कोहल के अंदर डालेंगे। अल्कोहल इन सेंस कोई भी टाइप का, इथेनॉल, एसीटोन टाइप का चीज डालेंगे, और उससे देखेंगे कि उनके ऊपर का जो सेल वॉल जो है, जो डाई किया हुआ था हमारा, वो छोड़ रहा है कि नहीं। ठीक है, सो इस तरह से देखते हैं तो कुछ एक बैक्टीरिया जो है अपना कलर छोड़ देता है, कुछ एक बैक्टीरिया जो था ऑलरेडी जब शुरू से जैसे था क्रिस्टल वायलेट मतलब पर्पल कलर का, वैसे ही रह जाता है। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, सेफ्रिनिन टाइप का एक केमिकल डालते हैं। उससे क्या होता है कि उससे पता चल जाता है, एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन सा कलरफुल किस टाइप का, कौन सा बैक्टीरिया किस कलर का है। सो इस तरह से अगर डालते हैं तो देखते हैं बड़ा ही सरप्राइजिंग चीज होता है। सरप्राइजिंग चीज ये होता है कि बैक्टीरिया जो होता है कुछ एक पर्पल होता है, कुछ एक पिंक होता है, कुछ एक रेड होता है। सो जब उसको डिस्टिंग यूज करते हैं और देखते हैं तो पता ये चलता है कि जो पर्पल बैक्टीरिया थे वो पहले जो डाई हम लोग किए थे उसी को सस्टेन किए हुए हैं, उसी को रखे हुए हैं, तो क्या है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो जाते हैं। और जो एक बैक्टीरिया जो अपना कलर छोड़ रहे हैं, रंग बदलू है, तो वो क्या होते हैं, वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो जाते हैं। सो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ये ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, बहुत कम जो है वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग जाने थे स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, और लास्ट क्लासेस में हमने एक होमवर्क दिया था। होमवर्क ये था हमारा कि डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को करना है। सो आप लोग कितने लोग किए हुए हैं, ये सारे जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं सारे लोग आप मेरे को बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर जो नहीं किए हुए हैं उनके लिए हमारे पास ये सॉल्यूशन है, देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। सो इसमें देख सकते हैं जो पहला जो हमारा डिफरेंसेस है वो है, हम कह रहे हैं ये कि इनका जो वॉल होगा थिक होगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो वॉल होता है थिक होता है, थिक मतलब मोटा होगा, और साथ ही साथ कैसा होगा, सिंगल लेयर का होगा। ठीक है, बट वही बात करें अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की, तो इनका जो सेल वॉल होता है कैसा होता है, थिन होता है, और साथ ही साथ कैसा होता है, डबल लेयर का होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही लेयर का बना हुआ होता है। अब बात करते हैं सेल वॉल अरेंज ट्रांसवर्सली। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है ट्रांसवर्सली अरेंज होते हैं, मतलब इनका जो सेल वॉल होता है कुछ इस तरह से, यहां पे समझने का चीज है। ये ग्राम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं और ये ग्राम निगेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है,
ग्राम निगेटिव की बात कर रहे हैं। सो इसमें देखना है ये कि इनका जो सेल वॉल होता है वो ट्रांसवर्सली अरेंज होता है, मतलब इनका जो सब सेल वॉल जब देखते हैं तो इसी टाइप में सिर्फ एक डायरेक्शन में अरेंज होता है। बट जब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इनका सेल वॉल दोनों ही साइड से, मतलब ये कि ट्रांसवर्सली तो अरेंज होता ही होता है, साथ ही साथ इनका क्या होता है, वर्टिकली भी अरेंज होता है, ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूडनली भी अरेंज होता है। सो इस तरह से देख सकते हो कि अगर डाई करना होगा तो कौन कलर ज्यादा लेगा, ये कलर ज्यादा लेगा, ये कलर ज्यादा लेगा, ये कलर ज्यादा लेगा, ठीक है। तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो इनका सेल वॉल क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है, स्ट्रांग होगा, लेकिन क्या है, डबल लेयर का है। कैसे बोले, डबल लेयर का है, देखो डबल लेयर का है, ये इनका क्या है, सिंगल लेयर का ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। इस सिंगल लेयर और डबल लेयर के चलते ही क्या होता है, उनका क्या होता है, फैगोसाइट से स्पेशल प्रोटेक्शन होता है, मतलब ये काफी देर तक क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं फैगोसाइट से। बट ये क्या होते हैं, बहुत देर तक फैगोसाइट से होस्ट बॉडी के अंदर वो क्या कर सकते हैं, ज्यादा देर तक वो फाइट नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, वो बहुत जल्दी डेड कर जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। सो डिजीजियस बैक्टीरियाज हैं ग्राम निगेटिव। सो इस तरह से समझे। अब बात करते हैं लो लिपिड कंटेंट। यस, बता चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, लिपिड कंटेंट क्या होगा, लो होगा। इनके अंदर लिपिड कंटेंट क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि यही जो डबल लेयर बनाते हैं वो एक लिपिड लेयर से बना देते हैं। और इनका क्या होता है, स्लाइम लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ऑब्वियस है, बताएंगे आगे भी चल के। इनके अंदर क्या होता है, अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो इसके अंदर क्या होगा, ये स्लाइम लेयर बना देंगे। स्लाइम लेयर इन सेंस सीधी नेचर के, प्लस ये कैसे होंगे, कैप्सूल नेचर के होंगे। अगर ये है तो इनके चारों तरफ क्या होगा, एक कैप्सूल लेयर होगा। सो इस तरह से समझ सकते हैं हम कि ये इनका जो सेल वॉल है डबल प्रोटेक्शन हो गया। इनका डबल प्रोटेक्शन होते हुए भी क्या है, ये बीच में काफी गैप्स है, जिसके चलते क्या होता है, बहुत जल्दी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी चीज आ और जा सकता है। अब बात करते हैं हम नॉन पैथोजेनिक की। सो ये क्या है, मोस्टली क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, नॉन पैथोजेनिक होते हैं, कुछ एक बैक्टीरियाज पैथोजेनिक होते हैं। अगर अब बात करें हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की तो कैसे होते हैं, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। सो इस तरह से हम लोग समझे लास्ट क्लासेस के सारे एक चीजों को, और ये जाने कि इनके बीच का डिफरेंसेस क्या होता है। सो अब हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जो कि है हमारा सेल कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छी तरीके से आज पढ़िए। हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से आज पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। हर एक चीज़ें आज आपको नई नई सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ये हालांकि लास्ट क्लासेस में आप जो आपके लास्ट क्लासेस थे 11th क्लास में आने के पहले जो भी एक क्लासेस आप लोग अटेंड करके आए हुए हैं, उन क्लासेस में ये सारे चीज़ को आप लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन इतना ब्रॉडली, इतना एक्सप्लोर करके नहीं पढ़े हुए हैं। सो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, एक्सप्लोर करेंगे आपके माइंड को। सो अगर माइंड एक्सप्लोर कराना है आपको, सो इसके लिए क्या होता है, कंसंट्रेशन बना के रखिए, हमारे साथ आप जुड़िए और आपके माइंड को एक्सप्लोर हम करेंगे, और उसके अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं सेल्स की, उसे हम डालेंगे, यानी सागर राठौर, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स की। जानते हैं, हालांकि ऑलरेडी आप सभी जानते हैं, काफ़ी अच्छे तेज होनहार बच्चे हैं आप लोग, सबको मालूम है प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फाउंड, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फाउंड, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सो इस तरह से हम समझ गए कि प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेमी फ्लूइड, सेमी मैट्रिक्स टाइप का कुछ एक चीज मिलता है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, और एक्सप्लेन ये चीज किए हुए कि इन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स सेल्स हैविंग सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स और सेमी फ्लूइड लिक्विड फाउंड, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म,
ठीक है। सो इस तरह से समझे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। एक सेल के अंदर जो सेमी लिक्विड मटेरियल्स होता है, सेमी मैट्रिक्स मटेरियल्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। उस चीजों को हम काफी 3D टाइप से विजुअलाइज भी करेंगे। आप देख सकते हैं ये सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल्स है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है। अब ये जो इनका कोई भी एक जो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है वो जो है वो किसके अंदर है, साइटोप्लाज्म के अंदर है। समझ गए। सो यही होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इन सेंस, साइटोप्लाज्म जो होता है सेमी लिक्विड मटेरियल्स होता है जिसके अंदर बहुत सारा डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर बहुत सारा डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर विथ डिस्टिंक्ट फंक्शन जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। या इसी सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेन ऑफ सेल बोलते हैं। क्लियर। किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म ये मेन अरेना है इन सेंस कि यही एक जगह है जिसके अंदर जितना भी डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, अपने एक्टिविटीज को करते हैं। ठीक है। सो इस तरह से इस चीजों को हम लोग डिफाइन ये किए हुए हैं कि साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना of cellular activities of all types of cell where various chemical reactions, yes, various chemical reactions। जब हमने पहले क्लासेस को स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन क्लासेस में, तो मैंने बताया था सेल के अंदर कि केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। और वो केमिकल प्रोसेसेस कहाँ पे होते हैं, बेसिक जो सेल्स होते हैं उनके अंदर, जो साइटोप्लाज्म होता है उन्हीं के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस। यही केमिकल प्रोसेसेस के अंदर आएंगे। सो टेक्स प्लेस टू कीप द सेल लाइफ। मतलब ये कि सेल को जिंदा रहने के लिए सेल के अंदर, ठीक है, कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं, जिससे क्या होता है, सेल को एनर्जी मिलता है और सेल जिंदा रहता है। सो इस तरह से हम लोग समझे कि क्या होता है साइटोप्लाज्म और क्या होता है हमारा साइटोप्लाज्म के होने से। ठीक है। सो इस तरह से हम समझ गए। हम आगे हम बात करते हैं, हम देख चुके हैं चीज़ों को कि ये यूकैरियोटिक सेल्स है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, काफ़ी अच्छी तरीके से हम देख रहे हैं। अरे इनके अंदर जितना भी, ये जैसे कि न्यूक्लियस है, आप सभी को पता है, ये बाकी जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो धीरे धीरे करके सारी एक चीज़ों को बताएंगे। बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स है इसके अंदर और गोल्जी बॉडी है। सो जितने भी ये राइबोसोम्स हैं, सो ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होता है, कोलोइडल स्टेट में होते हैं। सर कहोगे कि सर कोलोइडल स्टेट क्या होता है। सो कोलोइडल स्टेट मतलब कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते हुए रहते हैं। ठीक है, चारों तरफ ऐसे तैरते हुए रहते हैं इस न्यूक्लियस को छोड़ के, क्योंकि ये न्यूक्लियस क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है। और ये क्योंकि इसलिए फिक्स होता है क्योंकि इसके चारों तरफ क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसी टाइप का मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बहुत सारा होता है। सो आगे चीजों को समझेंगे, बट यहाँ पे हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर को। ये जो हमारा है इनका न्यूक्लियस है। बेसिकली इनको हम लोग न्यूक्लियस नहीं बोलते, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है। जो कि क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ क्या होता है, बता चुके हैं, कोई भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, जिनको कि हम बताएंगे आगे के स्लाइड्स में। सो इस तरह से हम देख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये एक सेल है। ये कैसा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इस सेल के अंदर बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स, इसके डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, जैसा कि बता ही चुके हैं ऑलरेडी आपको कि इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं, जिसमें देख सकते हैं आप लोग न्यूक्लियोइड है,
बताया है। इसके बाद मेसोसोम है, फूड ग्रेन्यूल्स है जो कि क्या करते हैं, फूड के स्टोर करते हैं। प्लाज्मिड है, क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है। राइबोसोम्स है, ये क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं ताकि क्या हो, इनको प्रोटीन मिल सके जरूरत के हिसाब से इस बैक्टीरिया को, ठीक है। फ्लैजेला है, जिससे क्या होता है, ये मूव करा सकते हैं। अगर फ्लैजेला है तो ये मूव करेंगे, अगर फ्लैजेला नहीं है तो ये मूव नहीं करेंगे, मोटाइल होंगे ये अगर फ्लैजेला है तो। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इसी तरह से अगर बात करें हम यूकैरियोट्स की, सो यूकैरियोट्स में भी हम देख सकते हैं इनके बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स को। सो इसमें देख सकते हैं, ये बता रहा है हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म आप देख सकते हैं, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसमें ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा लाइसोसोम है, इसी तरह से ये हमारा न्यूक्लियस है और बहुत सारा वैक्यूल्स है, हमारा ये वैक्यूल्स है, पेरोक्सीसोम्स है, ये राइबोसोम्स है, बहुत सारा ये राइबोसोम्स है। ये देखो गोल्जी बॉडी, गोल्जी ऑपरेटस है ये वह, हाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, ठीक है। इस तरह से हम लोग चारों तरफ देख सकते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम्स पड़ा हुआ है, सेंट्रोसोम्स है। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एक यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। और यही सेल ऑर्गेनेल्स क्या कर सकते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा डिफरेंट टाइप का फंक्शनैलिटीज करते हैं और केमिकल रिएक्शंस करते हैं, जिससे क्या होता है, कुछ एक एनर्जी निकलता है जो कि क्या होता है, सेल को जिंदा रहने के लिए काफी है। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं और समझ गए। अब हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म में देख लो, साइटोप्लाज्म में सेल हैविंग various distinct structure, that is cell organelles. Cytoplasm of cell having various distinct structure, that is cell organelles. और इसी तरह से अगर बात करें तो हम ये भी चीज़ों को समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल से अगर कंपेयर करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। सो इसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से डिफाइन किए हैं कि यूकैरियोट्स हैविंग मोर सेल ऑर्गेनेल्स देन द प्रोकैरियोटिक सेल। सो इस तरह से हम लोग समझ गए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, साथ ही साथ इनके अंदर का जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है। अब बात करते हैं हम कुछ एक चीज़ों को जिसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं कि साइटोप्लाज्म होता कैसा है। सो अब यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक सेल है, बहुत सारा सेल के अंदर एक सेल को हम निकाल रहे हैं। एक सेल को अगर जब हम निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे फ्लोट कर रहा है, ऐसे तैर रहा है। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा है न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए छुपा हुआ होता है। उसी तरह से अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, प्रोकैरियोटिक सेल्स है। अब हम बात करते हैं इस यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, जो कि काफी रेड तौर पे है, तैर रहा है। उसी तरह से अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स भी, इनका जो भी सेल्स ऑर्गेनेल्स है, देखो ये फ्लोट कर रहा है, इसके अंदर तैर रहा है। किसके अंदर, ये साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर ये तैर रहा है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग काफी अच्छे तरीके से विजुअलाइज किए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसके अंदर साइटोप्लाज्म कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल्स है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है। अब बात करेंगे हम कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में कितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक्स। सो इस तरह से अगर बात करें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो इनका जो पहला, अगर कोई एक सेल अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें जो है हमारा सेल इन्वेलप जो है पहला है, और इस सेल इन्वेलप के अंदर बहुत सारा
अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है इसके साथ छुपा हुआ, क्योंकि सेल जो इन्वेलप है वो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है, पहला जो हमारा होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, इसके बाद हमारा सेल वॉल होता है, और लास्ट में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, मोस्ट इनर पार्ट होता है। सो इस तरह से हम देख सकते हैं यह है हमारा फ्लैजेला। फ्लैजेला, अगर कोई भी प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म है, अगर फ्लैजेला है तो वो क्या है, मूवमेंट करेगा, मोटाइल होगा। सो बात करें अगर फेम्ब्री एंड पिली की, जिसके चलते क्या होगा, वो कोई एक चीजों को कैप्चर करेंगे और हर एक चीजों को सेक्सुअल एक्टिविटीज करेंगे, अगर सेक्सुअल प्रोपगेशन करना होगा तो कर पाएंगे, और एक क्या करेंगे, कोई एक चीजों को होल्ड कर पाएंगे। फेम्ब्री एंड पिली की बात करते हैं आगे, हर एक चीजों को काफी अच्छे तरीके से हम लोग एक एक करके हर एक सेल ऑर्गेनेल्स को जानेंगे, बट यहां पे आपको बता रहे हैं कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है, कितना हमें पढ़ना है। सो इस तरह से देख सकते हैं फेम्ब्री एंड पिली है, और साथ ही साथ मेसोजोम है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मेसोजोम है। मेसोजोम क्या होता है, हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो प्रोकैरियोटिक सेल्स उनके अंदर क्या है, मेसोजोम है। मतलब क्या, सेलुलर रिस्पिरेशन कराएगा। सेलुलर रिस्पिरेशन कराएगा तो क्या करेगा, अबंडेंट क्या होगा, सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा, बाहर से जितना भी वो चीज़ों को लेंगे, एयर्स को लेंगे, वो क्या करेंगे, उसके अंदर स्टोर करेंगे टेम्पोरली, और इसके बाद स्लो प्रोसेस करेंगे। सो इस चीज़ों के लिए होता है न्यूक्लियोइड, बता चुके हैं, यस न्यूक्लियोइड। सो न्यूक्लियोइड हम समझ चुके हैं कि क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर, सेल के अंदर स्ट्रक्चर होता है। प्लाज्मिड की बात करें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। राइबोसोम बता चुके हैं ऑलरेडी कि ये प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस करता है। और इंक्लूजन बॉडी का क्या होगा, ये क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोर हाउस है, ठीक है। इनमें क्या होता है, जो भी फूड मटेरियल्स है, फूड पार्टिकल्स है, ये स्टोर करते हैं। और क्रोमेटोफोर, ये क्या होते हैं, पर्टिकुलर एक पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अलग अलग बैक्टीरियाज अलग अलग कलर के होते हैं, देखेंगे आगे भी देखेंगे हम लोग कि बैक्टीरियाज जो हैं बहुत सारे अलग अलग कलर के होते हैं। देखने में बैक्टीरियाज बहुत सुंदर लगते हैं लेकिन बहुत डेंजरस होते हैं अगर बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तो। सो इस तरह से हम लोग समझ चुके हैं प्रोकैरियोटिक्स सेल्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म में कितने सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, और इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स को हमें पढ़ना है बारी बारी से, ठीक है। सो इस तरह से हम इस चीज़ों को हम पढ़ेंगे, और आज हम पढ़ेंगे इसके जो पहला पार्ट है वो है सेल इन्वेलप को। लेकिन उससे पहले हम यूकैरियोटिक्स के अंदर देख लेते हैं कि कितना सेल ऑर्गेनेल्स है। सो इस तरह से अगर बात करें तो इनमें बाकी एक चीज़ों तो हम समझ ही रहे हैं, ये एक सेल वॉल होता है, इनका जो पहला जो होता है सेल वॉल होता है यूकैरियोटिक्स के अंदर, जो कि कहाँ मिलता है, ये मिलता है बेसिकली हमारा प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, फंगी के अंदर, लेकिन एनिमल के अंदर ये सेल वॉल नहीं मिलता है। सो इस तरह से हम समझ सकते हैं सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को समझ सकते हैं। ये क्या होते हैं, इस चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। या क्या ये क्या कहते होते हैं, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं आपको। सो इस तरह से बहुत सारा वर्क है, और साथ ही साथ ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं, बेकार की चीज़ों को हमारे बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर से बाहर निकालते हैं और अच्छी चीजों को अंदर लाते हैं। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इस इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को 4 अलग अलग चीजों से हम लोग बनाए हुए हैं। इन सभी अलग अलग चीजों को भी हम लोग सीखेंगे, बात करते हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, और इसके बाद साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर को, जो कि क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको कि हम लोग काफी विजुअलाइज वे में समझेंगे, क्योंकि इन चीजों को समझ पाना बड़ा ही प्रॉब्लम होता है। साइटोस्केलेटन क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, फ्लैजेला होता है, सेंट्रोसोम होता है, सिलिया होता है, एंड सेंट्रियोल्स होता है। इन चीजों को हम लोग समझेंगे कि सेल का जो साइटोस्केलेटन होता है, ठीक है, स्केलेटन, जैसे हमारे बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम्स है वो क्या होता है, बोन से है कि नहीं, बोन से हमारा स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है। उसी तरह से एक पर्टिकुलर सेल का भी क्या होता है, साइटोस्केलेटल सिस्टम बनता है, जिससे क्या होता है, ये अलग अलग 4 चीजें जो है मिलके उसको बनाती हैं। सो इस तरह से हम समझ सकते हैं साइटोस्केलेटन को। अब बात करेंगे हम इसके न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के साथ साथ हम बात करते हैं इसके
क्रोमोसोम्स की बात करेंगे एंड माइक्रोबॉडीज की बात। इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और क्या होता है यूकैरियोटिक सेल्स, और इसके अंदर कितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो हमारे एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये लिस्ट को बनाया हुआ है और इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे। सो आगे हम देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के सेल इनवेलप को। उसमें हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में कि कैसे ये लोग डिवीजन किए हुए हैं। डिवीजन इन सेंस कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है तीन रीजन में बांटते हैं। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल, और दूसरा होता है इंटरमीडिएट, जो कि क्या होता है दोनों के बीच में होता है। और उन चीजों को हम लोग डिस्टिंग्विश किए हुए हैं, जिसमें क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है एक्सटर्नली बता चुके हैं, इंटरनली बता चुके हैं, और एक जो इंटरमीडिएट होता है जो क्या होता है हमारा सेल इनवेलप होता है। इसमें देखेंगे एक्सटर्नल पार्ट्स में बता सकते हैं हम लोग फ्लैजेला होता है, क्योंकि बाहर फ्लैजेला होगा तभी तो क्या करेगा वो मूव कर पाएगा। साथ ही साथ क्या होता है पिली होता है, होल्ड करने के लिए होता है। फैम्ब्री जो होता है एक बहुत सारा चीज होता है, होल्ड, साथ ही साथ क्या कर सकता है कंजुगेशंस वगैरह, बहुत सारा चीज है इसका काम करने के लिए। अब इसमें बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर कैप्सूल्स है एंड स्लाइम लेयर है, जिसको कि हम लोग सीखेंगे। इन सभी चीजों को जो कि बीच में है उनको आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या होता है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल इनवेलप, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। जैसे बता चुके हैं इनके अंदर क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के बाद राइबोसोम होता है, और राइबोसोम के बाद क्या होता है इंक्लूजन बॉडी जो होता है, जो कि क्या कर सकता है वो काफ़ी जो स्टोर्स वगैरह रखता है। इसके बाद न्यूक्लियोइड और क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। इसके बाद साइटोस्केलेटन, इंडोस्पोर की बात करेंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं सेल इनवेलप के बारे में। यस, सेल इनवेलप जो कि आज का हमारा टॉपिक है। काफी अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा। अगर कोई एक सेल है तो किस टाइप का है पूछना होगा कि सेल है तो किस टाइप का सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है कि यूकैरियोटिक सेल्स है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स है तब तो चलो ठीक है, अगर यूकैरियोटिक सेल्स है तब अलग बात हुआ। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की तब हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या होता है सेल इनवेलप होता है। अगर बात करें हम कि सेल इनवेलप जो होता है प्रेजेंट इन, क्वेश्चंस अगर आ गया कि सेल इनवेलप प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स और तरह के ऑर्गेनिजम्स की बात कर ले कोई एक, तो किस में प्रेजेंट होगा, हमेशा सेल इनवेलप जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। कभी भी यूकैरियोटिक्स में सेल इनवेलप नहीं होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक्स में जो उनका बाहरी सबसे लेयर होता है वो क्या होता है सेल वॉल होता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इस सेल इनवेलप को हमें कैसे समझना है। सेल इनवेलप बेसिकली क्या होता है, तीन अलग अलग डिस्टिंक्ट सेल ऑर्गेनेल्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो पहला है हमारा वो ग्लाइकोकैलिक्स है, दूसरा जो है हमारा सेल वॉल है, और तीसरा जो है हमारा वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन। इस तरह से इन तीनों चीजों को कंबाइंडली अगर एक साथ आ जाता है एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर, प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर, इसको हम बोलेंगे सेल इनवेलप। समझ में आया, सेल इनवेलप। इस तरह से देख सकते हैं इस चीजों को हम लोगों ने डिफाइन किया है कि सेल इनवेलप इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया जो होते हैं अबंडेंटली पाए जाते हैं। मोस्टली ऑल जो मोनेरा किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। इस तरह से हम काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अलग अलग होती हैं, और साथ ही साथ ये सेल इनवेलप जो होता है, एक सेल इनवेलप जो है एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें क्या होता है बैक्टीरिया जो होता है अबंडेंटली मिलते हैं, और इस बैक्टीरिया के ऊपर तीन लेयर मिलता है। पहला जो हम बता चुके हैं ऑलरेडी ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा जो हमारा है सेल वॉल है, तीसरा जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन है। इस तरह से हम देख सकते हैं इट इज अ कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ
पहला क्या है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है, दूसरा सेल वॉल है, तीसरा सेल मेम्ब्रेन है। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट है, सेल वॉल मिडिल लेयर है और सेल मेम्ब्रेन जो होता है इनर मोस्ट लेयर है। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन क्या बनाते हैं, तीनों कंबाइंडली मिलके सेल इनवेलप को बनाते हैं। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑल थ्री लेयर्स हैव डिस्टिंक्ट फंक्शंस। यस, इसी चीज़ों की बात कर रहे हैं, अब इसी चीज़ों की तरफ हमें मूव करना है, क्योंकि जब हम जान गए एक बार कि सेल इनवेलप में तीन अलग अलग डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, डिस्टिंक्ट फंक्शन वाले सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो जानेंगे कि इनका फंक्शंस क्या क्या होता है। सो आइए देखते हैं इनके बारे में। सो देखते हैं कि दे एक्ट टुगेदर, अगर साथ में तीनों रहते हैं तो क्या करते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स ये जो आउटर मोस्ट होता है क्या कर सकता है, ये प्रोटेक्शन देता है। सेल वॉल क्या होता है, एक स्ट्रक्चर को एक डेफिनेट स्ट्रक्चर देता है। साथ ही साथ अब सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन। बता चुके हैं ऑलरेडी कि ट्रांसपोर्टेशन आप सब लोग को भी पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या हो सकता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, जिससे क्या होता है आर पार सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो होता है, न्यूट्रिएंट्स, मटेरियल्स, बहुत सारा चीज़ें आती है। और साथ ही साथ फॉरेन पार्टिकल्स जो कि उनके बॉडी को डैमेज करे, वो क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, जाने नहीं देंगे, बहुत हद तक वो ट्राई करते हैं। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ऑल सेल इनवेलप के अंदर थ्री सेल structures, cell organelles with distinct structure और all three have distinct functions। पहला प्रोटेक्शन, दूसरा स्ट्रक्चर यूनिटी और तीसरा जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। ये देखो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखने का चीज़ है। ये जो हमारा है बाहर वाला, ये देखो जिसको मैं ब्लू कलर से यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, यही तो है हमारा, जिसको कि हम लोगों ने डिसेक्ट करके दिखाया जा रहा है। हम लोगों ने यही जो है जिसको हम लोग ब्लू कलर से क्या कर रहे हैं, डिसेक्ट करके दिखा रहे हैं आप सबों के लिए, ताकि क्या करें आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से विजुअलाइज कर लें, ठीक है। क्योंकि हमारे बुक्स वगैरह में काफ़ी इमेजेस वगैरह तो दिए हैं, लेकिन काफ़ी क्लियर इमेजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम आपको क्लियर इमेज के साथ हम बता रहे हैं। सो इस तरह से देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का पेंट किया हुआ है, यही तो हमारा क्या है, हमारा आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। यस, ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बाद हमारा क्या है, सेल वॉल होता है। इसके बाद हमारा सेल मेम्ब्रेन जो कि सबसे अंदर में है। इसके बाद मिडिल में हमारा सेल वॉल और सबसे बाहर में क्या है, कैप्सूल, जो कि क्या है, और स्लाइम लेयर, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स का दो अलग अलग टाइप होता है, जिसको कि आगे हम लोग समझेंगे, और अदर सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। सो इस तरह से हम समझ गए कि सेल इनवेलप के अंदर तीन अलग अलग डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, उनका फंक्शंस क्या क्या होता है। अब बात करते हैं हम, आइए इसके पहले जो सेल ऑर्गेनल्स की, ग्लाइकोकैलिक्स की, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको प्लस कैलिक्स। सो इसको बता देते हैं, एक चीज समझ लो, ये जिलेटिनस नेचर का होता है, जिलेटिन टाइप का, मतलब चिपचिपा टाइप का होता है। जेल देखो, जैम देखो, जैम, आप लोग सब लोग जैम वगैरह खाए होंगे। सो जैम की तरह चिपचिपा होता है, ठीक है, और काफी मोटा लेयर होता है, ठीक है। सो इस तरह से देख सकते हैं, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर अमंग ऑल लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। यस, जितने भी तीन अलग अलग हैं सेल इनवेलप के अंदर तीनों, उसके अंदर ग्लाइकोकैलिक्स जो है सबसे बाहर में होता है। और इसके बाद अगर बात करें कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, जिलेटिनस, क्या चीज का बना होता है, जिलेटिनस पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड, पीएसपीपी। यस, याद रखना, पीएसपीपी, पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसेकेराइड, पीएस पॉलीसेकेराइड, पीपी पॉलीपेप्टाइड। इसके साथ कैसा होता है, जिलेटिनस स्ट्रक्चर होता है। सो इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ जिलेटिनस पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड ग्लाइकोप्रोटीन, पॉलीग्लाइकोप्रोटीन्स। सो समझ में आ गया हमारा ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। और इसी के साथ अब इसके जो दूसरे पॉइंट्स है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स करता क्या है बेसिकली। सो ग्लाइकोकैलिक्स ये क्या कर सकता है, ये लॉस ऑफ वाटर को क्या कर सकता है, कंजर्व करता है। लॉस ऑफ वाटर जो होता है सेल बॉडी से क्या होता है, बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है, नहीं जाने देता है।
जिससे क्या होता है, बॉडी जो होता है, सेल जो होता है, क्या होता है, हाइड्रेटेड रहता है। एक्स्ट्रा अगर पूरा बॉडी से अगर वाटर निकल जाए, अगर H2O बाहर पूरा रिलीज हो जाए तो क्या करेंगे, डिहाइड्रोलाइज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ऐसे ही एनर्जी लेस होके क्या होगा, मर जाएगा, डेड कर जाएगा सेल। सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शंस फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सेल। और साथ ही साथ ग्लाइकोकैलिक्स इज सीथी इन नेचर, सीथी इन सेंस। अब हम समझेंगे कि सीथी क्या होता है। आप लोग माला देखे हो, कंठी माला, कंठी माला ऐसे जपा जाता है जो, सो देखे होगे कि एक ऐसे दाना होता है, इसके बाद ऐसे थोड़ा सा होता है, इसके बाद ऐसे होता है, इसके बाद ऐसे होता है, ऐसे होता है। सो जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, कंटिन्यू स्ट्रक्चर किए हुए होता है। सो इस तरह से स्ट्रक्चर जो किए हुए होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सीथी बोलते हैं, सीथी नेचर का बोलते हैं, सीथी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो ग्लाइकोकैलिक्स कैसा होता है, सीथी नेचर का होता है। मतलब इनका जो फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। हाँ, अब ये जो है अगर इस तरह का फॉर्मेशन हुआ कंटिन्यू, जिसके बीच क्या है, कोई जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, एक के बाद दूसरा आ जाता है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये कैप्सूल के फॉर्म में हो जाएगा, कैप्सूल बन जाएगा। अगर यही चीज थोड़ा थोड़ा गैप देके आए, जैसे कि एक हुआ साथ में ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, सो इस टाइप से अगर बनता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। सो इसको हम लोग देखते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, जिसमें पहला जो होता है हमारा स्लाइम लेयर होता है, दूसरा जो होता है कैप्सूल हमारा होता है। सो अब हम देखते हैं कि स्लाइम लेयर क्या होता है और हमारा कैप्सूल क्या होता है। सो आइए हम लोग देखते हैं स्लाइम लेयर के बारे में। तो बता सकते हैं कि स्लाइम लेयर जो होता है ये आउटर मोस्ट है, ऑब्वियस, क्योंकि ये ग्लाइकोकैलिक्स ही है, टाइप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स ही है। सो ये आउटर मोस्ट लेयर है विथ क्या होता है, बिट फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होता है इसमें, क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, अच्छे से, काफी अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी होता है। देयर शीथ लेयर इज थीन। कैसा होता है, शीथ लेयर इज थीन एंड डिसकंटिन्यूड ड्यू टू दिस दे कांट प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम मच टाइम। मतलब ये काफी देर तक ये क्या कर सकते हैं, होस्ट से अपने आप को बचा के नहीं रख पाते हैं। सो इसको समझने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि देखो ये सीथी नेचर का है, जैसे बता रहे थे एक माला, तो देखो एक है, एक के बाद थोड़ा सा गैप है, इसके बाद क्या है, ऐसे ऐसे करके ये अपने आप को ज्वाइंट किए हुए हैं। ये क्या है, टाइप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स है जो कि क्या कर सकता है, यही जो होता है हमारा क्या होता है, स्लाइम लेयर होता है। ठीक है, स्लाइम लेयर, ठीक है। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्लाइम लेयर क्या होता है। और साथ ही साथ स्लाइम लेयर बेसिकली जब हम बात करते हैं इसको कट करते हैं, इस बैक्टीरियल सेल को कट करते हैं, तो देखते हैं कि ये जो होता है पोर्शन, ये तो होता ही होता है इसके अंदर का, और ये जो स्ट्रक्चर है देखो सीथी, मतलब ये एक साथ है, इसके बाद क्या है, ये गैप है, फिर क्या है, ये देखो स्ट्रक्चर है, इसके बाद क्या है, फिर से गैप है, ये देखो, फिर इससे क्या है, ये है। सो इस तरह से क्या है, इसके अंदर क्या है, गैप है, ये गैप है, ये गैप है। सो हम लोग देख सकते हैं इसी टाइप का कुछ है स्ट्रक्चर। सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि, और कह सकते हैं कि लूज सरफेस एरिया अटैचमेंट। ठीक है, लूज सरफेस एरिया अटैचमेंट है और नॉट वेरी थिक। क्या है, मोटा बहुत ज्यादा नहीं है। कैसा है, वायरुलेंस फैक्टर ऑफ बायोफिल्म्स इन सेंस कि जो ये हैं इफेक्ट करते हैं, अगर पैथोजेनिसिटी अगर इनके पास है तो बहुत कुछ थोड़ा सा है, थोड़ा सा पैथोजेनिसिटी है इनके पास। मतलब ये बहुत ज़्यादा देर तक क्या कर सकते हैं, होस्ट बॉडी के अंदर जिंदा नहीं रह पाते हैं, उनके इम्यून सिस्टम के अटैक से ये मर जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम देख सकते हैं 3 अलग अलग चीज़ों को कि स्लाइम लेयर को हम लोग कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं, इनके 2D स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इनके 3D स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। समझ गए। सो इस तरह से हम स्लाइम लेयर को समझे और ये जाने कि स्लाइम लेयर जो होते हैं वो बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर होता है कोई भी एक प्रोकैरियोटिक सेल्स का। साथ ही साथ क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है काफी थिन होता है, डिसकंटिन्यूड होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्लाइम लेयर होता है मोस्टली कहाँ पे होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मिलते हैं। सी देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मोस्टली ये मिलते हैं। सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्या होता है हमारा स्लाइम लेयर ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर।
ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, होप सो। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट है आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है कैप्सूल। कैप्सूल भी स्लाइम लेयर की तरह ही आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि कैसा होता है, ये थिक होता है, मोटा होता है, और साथ ही साथ ये कंटिन्यू लेयर होता है। कैसा होता है, कंटिन्यू लेयर होता है, जिससे क्या होता है, होस्ट बॉडी के अंदर जब ये जाता है तो क्या करता है, काफ़ी देर तक, या फिर क्या होता है, उनका जो इम्यून सिस्टम है इसको डैमेज कर भी नहीं पाता है। और क्या करता है, ये जो टाइप का बैक्टीरियाज है या फिर इस टाइप का प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, डिजीज कॉज करते हैं पर्टिकुलर एक होस्ट बॉडी के अंदर। इस तरह से हम देख सकते हैं। अब बात करेंगे इसके कि ये मिलता कहाँ है। देखो, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में कैप्सूल्स मिलता है, क्योंकि इनका जो आउटर लेयर जो होता है काफ़ी हार्ड होता है, कंटिन्यू होता है और थिक होता है। इस तरह से देख सकते हैं कि पहले स्लाइम लेयर में कैसा था, सीथी नेचर का था। ये भी हालांकि सीथी ही नेचर का है, लेकिन क्या है, इनका जो लेयर है काफ़ी एक साथ काफ़ी क्लोज है। जिससे पता चलता है, अगर देखा जाए तो क्या पता चलता है कि ये एक लाइंस में है। लेकिन इन एक्चुअल क्या है कि ये कंटिन्यूड है और ये भी सीथी ही होते हैं, लेकिन हार्ड होते हैं, काफ़ी एक दूसरे से जुटे हुए होते हैं, ऐसे है काफ़ी होते हैं। और उनमें क्या होता है, ऐसे डिफरेंसेस होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और कैप्सूल जो होता है कैसा होता है, थिक होता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस ऑफन एसोसिएटेड विथ इंक्रीज वायरुलेंस। ये क्या कर सकते हैं, रोग को बढ़ाते हैं, वायरुलेंसी को बढ़ाते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं। उनके अंदर क्या था, उनका जो सीथी स्ट्रक्चर था उसके बाद क्या थोड़ा सा गैप होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी तरह का गैप नहीं है, कंटिन्यू है। समझ में आ रहा है। इस तरह का स्ट्रक्चर कंटिन्यू बनते जा रहा है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि क्या होता है हमारा कैप्सूल्स, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स का दूसरा टाइप है। इस तरह से हम लोग समझे कि क्या होता है स्लाइम लेयर, क्या होता है कैप्सूल। अब हम बात करेंगे आगे की, जो कि है हमारा सेल वॉल। यस, सेल वॉल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से हमें समझने की ज़रूरत है। हाँ, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे इसके अंदर कि बेसिकली इनका बेसिक फंक्शंस क्या होता है, ये बेसिकली करते क्या हैं, है ना। इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सेल वॉल जो होते हैं, ये जो है काफ़ी कैसे होते हैं, हार्ड लेयर होते हैं। हार्ड लेयर इन सेंस कि ये किसी भी सेल को एक डेफिनिट शेप देते हैं, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं उनके, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, साथ ही साथ ये डेड होते हैं, डेड बाउंड्री होता है इनका जो होता है, जो सेल ये किसी भी तरह से लाइव नहीं होता है, ठीक है। आगे हम बताएंगे, आगे इसके बारे में बात करेंगे सेल वॉल के इनके बारे में, कि सेल वॉल अगर डेड है तो फिर ये इनका जो टाइप्स है, ये बेसिकली कैसे अपने ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करते हैं। आगे हम लोग सारे एक चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। इनमें बात करें अगर सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल की, तो ये किस चीज़ से बने हुए हैं, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, म्यूरामिक एसिड, या इसी को क्या बोलते हैं, म्यूरिन बोलते हैं, या फिर म्यूकोपेप्टाइड। ये सारा जो नाम है सब एक ही नेम है। ध्यान रखिएगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन, म्यूरामिक एसिड, म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड, ये तीनों ही एक चीजों को, चारों ही एक चीजों को बोलते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इट प्रोवाइड, सेल वॉल के बारे में, कि इट प्रोवाइड प्रोटेक्शंस एंड शेप टू द सेल। कौन से सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स को क्या कर सकते हैं, ये शेप, स्पेसिफिक शेप देते हैं, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर देते हैं। और सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ, बता चुके हैं क्या चीज से, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बने हुए होते हैं, जिन्हें कि हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूरामिक एसिड या फिर म्यूकोपेप्टाइड या फिर म्यूरिन भी बोलते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्या होता है सेल वॉल, और काफी ही अच्छे तरीके से ब्रॉड वे में इस प्रोकैरियोटिक्स के बाद हम लोग इसको यूकैरियोटिक्स में भी पढ़ेंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक्स में सेल वॉल का काफी ही अहम रोल है, उस सेल के अंदर काफ़ी अच्छा फंक्शन है। उसको देखते हुए हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और अब हम बात करते हैं कि अगर ये
बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकोजन है, तो ये क्या चीज का बना हुआ है, यानी म्यूरामिक एसिड क्या चीज से बना हुआ है, तो बता देते हैं कि ये दो टाइप से बना हुआ है। एक तो क्या चीज से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। ठीक है, सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड जो कि क्या है, प्रोटीन का ही एक क्या है, बहुत सारा बंच है। सो इसमें क्या होता है, ये चार अलग अलग टाइप के प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जो कि प्रोटीन का जो होता है बेसिक नेचर, जो कि प्रोटीन जिस चीजों से बना होता है एमिनो एसिड, सो ये बेसिक चार एमिनो एसिड से बने हुए होते हैं। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन जो होते हैं ये चार अलग अलग एमिनो एसिड से बने हुए होते हैं, जिसमें जो हमारा पहला है वो होता है एल एलानिन, जो दूसरा होता है डी एलानिन, तीसरा जो होता है एल लाइसिन, और चौथा जो है हमारा होता है डी ग्लूटामिक एसिड। इस तरह से हम देख सकते हैं कि चार अलग अलग टाइप का एमिनो एसिड से बना हुआ होता है, जो कि क्या होता है, ये एमिनो एसिड ही होते हैं क्या चीज को बनाने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इस तरह से आप सीखें कि क्या होता है टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाने के लिए हेल्पफुल होता है, म्यूरामिक एसिड के लिए होता है, म्यूरिन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे टाइप की जो कि है कार्बोहाइड्रेट। सो इसमें क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। क्या होता है, पॉलीसैकेराइड, ये भी कार्बोहाइड्रेट का क्या है, एक टाइप है। सो इसमें क्या होता है, ये जो बने हुए होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट साइड है, इसमें क्या होता है, ये बेसिकली क्या चीज से, ग्लूकोज से बने हुए होते हैं, ग्लैक्टोज से बने हुए होते हैं और मैनोज से बने हुए होते हैं। सो इस तरह से हम देख सकते हैं तीन अलग अलग टाइप का बेसिक क्या है, ग्लूकोज है, और साथ ही साथ इसके अंदर एमिनो शुगर भी होते हैं। ध्यान से, उधर एमिनो एसिड है, इधर एमिनो एसिड है, इधर एमिनो शुगर है, और इस एमिनो शुगर में बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है नाग, NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और दूसरा होता है नाम। ठीक है, नाम मतलब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। सो इस तरह से हम जाने कि ये जो सेल वॉल होता है ये बेसिकली क्या चीज से बना हुआ होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है, और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है दो अलग अलग टाइप से बना हुआ चीज है केमिकली। सो पहला जो केमिकल होता है इनका प्रोटीन होता है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट होता है। जो प्रोटीन साइड है वो क्या होता है, ये बेसिक एमिनो एसिड से बना हुआ होता है जो चार होता है, जिसमें क्या होता है, एल एलानिन होता है, डी एलानिन होता है, एल लाइसिन होता है, और साथ ही साथ ये जो चौथा है जो हमारा डी ग्लूटामिक एसिड होता है। और इसी तरह से हम जाने इसके अंदर कि जो इनका जो बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स होता है क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लैक्टोज होता है और मैनोज होता है, और साथ ही साथ दो अलग एमिनो शुगर्स का भी बना हुआ होता है, जो कि एक होता है नाम और दूसरा होता है नाग। नाग में क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और दूसरा जो होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। सो इस तरह से हम लोग सीखे और जाने कि कैसे बना हुआ होता है सेल वॉल, इनका फंक्शंस क्या होता है काफ़ी अच्छे तरीके से। होप सो कि आप किसी को भी इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस हम लोग देंगे उसको आप लोग काफ़ी ही अच्छे तरीके से बना पाइएगा। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग इस चीज़ों को समझें। अब साथ ही साथ इसके आगे मूव कर सकते हैं। सेल वॉल के बाद हमारे पास जो इनका जो सेल वॉल होता है ये फॉर्म कैसे कर सकता है, इस चीज़ों को हम देखेंगे विजुअली, क्योंकि हम बता चुके हैं कि आज जो हम हैं 3D क्लासेस को इंटरेक्ट करेंगे, उससे सीखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर इनका क्या होता है। सो देख सकते हैं ये एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया सेल है। ठीक है, एक है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि अगर ये कंजाइंड करेगा दो होगा। ठीक है, अब उसमें से अगर एक को निकालें तो एक के अंदर हम देख सकते हैं कि इनका जो सेल वॉल है, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, ये वाला क्या है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर है। ध्यान से, ठीक है, ये कैप्सूल और स्लाइम लेयर है जो कि आउटर मोस्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, और जब बात करें हम सेल वॉल की तो सेल वॉल कैसा होता है, ये वाला सेकंड वाला पार्ट सेल वॉल है। सेल वॉल यही जो क्या होता है, क्या चीज से बना हुआ होता है,
पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है, जिसमें बेसिकली दो टाइप का मेन अलग अलग केमिकल्स होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको कि हम लोग सीख चुके हैं। और इनका बेसिक जो फंक्शंस होता है क्या कर सकते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, डिफिनेट स्ट्रक्चर देते हैं, और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, थोड़े बहुत हल्के फुल्के क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो इस तरह से हम लोग देखें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के सेल वॉल को कि क्या होता है इनसे, और साथ ही साथ इनका फंक्शंस क्या है होता है, ये केमिकली क्या चीज़ से कंपोज होते हैं। और अब हम बात करते हैं इन चीज़ों को और काफ़ी अच्छे तरीके से देखिए। ये 3 अलग अलग लेयर, 3 डिफरेंट लिखिए, ये ऐसे इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसको हम लोगों ने क्या किया है, डिसेक्ट किया है, ऊपर से एक पूरे सेल्स को कट किया है और इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसको हम लोग देख पा रहे हैं। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है, ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है, ये सारा जो है ये साइटोप्लाज्म है, ये इनका जो है न्यूक्लियोइड के अंदर क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। इसके अंदर यही देखो फ्लैजेला है जिसके थ्रू क्या होता है, ये लोग मूव करते हैं, हाँ मोटाइल होते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो ये मूव नहीं कर पाएंगे। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इन चीज़ों को और साथ ही साथ हम लोग समझ सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे इसके अगले लेयर की, जो कि है इनर मोस्ट लेयर, वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग जानेंगे और सीखेंगे कि प्रोकैरियोटिक्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, इनका फंक्शंस क्या होता है बेसिकली, और ये क्या चीज़ से बने हुए होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं बेसिकली ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के बने होते हैं, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के बने होते हैं। और ये कैसे होते हैं, साथ ही साथ इंटीग्रल प्रोटीन्स के साथ होते हैं। प्रोटीन्स क्यों बताएंगे आगे चल के, क्योंकि इनका जो फंक्शंस है क्या, ट्रांसपोर्टेशन का है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, फोर्सफुली क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और साथ ही साथ इनका जो अलग टाइप का जो डिस्टिंक्ट फंक्शंस है उसमें क्या होता है हमारा बता चुके हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। सो इनका नेचर क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, एंट्री देंगे और उसी को ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे। साथ ही साथ क्या कर देंगे, एनर्जी रिएक्शन कराते हैं। ऑब्वियस कुछ एनर्जी बाहर, कुछ अगर पार्टिकल्स अंदर जाएगा, कुछ बाहर आएगा, तो इसमें क्या होता है, एनर्जी भी खर्च होता है, जिसमें क्या होता है, एनर्जी रिएक्शन होता है जिसके थ्रू। और साथ ही साथ सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, लाइक कुछ एक मॉलिक्यूल्स जो कि क्या होता है, ये जंक्शंस पे होते हैं। सो जंक्शंस के पास ये क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी मतलब चेक इन का काम कर सकते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा पार्टिकल, कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाने लायक है, कौन सा जाने लायक नहीं है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है, और ये क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का बना हुआ होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, इसके साथ इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है। और साथ ही साथ इनका जो फंक्शन है कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, एनर्जी रिएक्शन होता है, और सिंथेसिस ऑफ सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स को ये लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आज के क्लासेस में हम जाने कि क्या होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल इन्वेलप, और इसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सो इस तरह से आज के क्लासेस को हम लोग यही खत्म करते हैं, और आशा ये करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग सारे लोग फीडबैक दें, हम काफ़ी अच्छा और तरीके से काम करेंगे। और ये आप लोग फीडबैक दीजिए कि हमारा जो 3D विजुअलाइजेशन था वो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप इन चीज़ों से कितने एक सारे चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएँ, सीखें या फिर नहीं सीखें, इन चीज़ों को भी बताएं, ताकि क्या होता है, फीडबैक जो होता है हम सब के लिए क्या होता है, इम्प्रूव करने का एक वे होता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्योंकि हम भी इसको नए तरीके से लेके आ रहे हैं। और नई चीज़ें करना मतलब थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें परफेक्ट बनना है। क्यों, जब तक आप अपना फीडबैक नहीं दोगे तब तक हम अपने काम को काफ़ी अच्छे तरह से इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। सो इसी के साथ हम आप सबों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई करें। जितने भी बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम्स आने वाला है नीट में, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। और जो बच्चे अभी नए 11th क्लास में हैं उनका भी बहुत बहुत मुबारकबाद है, क्योंकि वो अभी नया चीज़ों को सीखेंगे, नया चीज़ों को जानेंगे, और उनका जो माइंड है, माइंड को हम लोग स्कोपिक बनाएंगे, काफ़ी बड़ा बनाएंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से सोच पाएँ। और साथ ही साथ एक लास्ट मैसेज ये है कि आप लोग घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।